2010 में एक मेरे पे फेक मर्डर केस की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, जिस केस में मुझे ये सजाए मौत सुनाई गई। उस वक्त मैंने एफए के एग्जाम्स दिए हुए थे और मेरा रिजल्ट वेटिंग था। वकालत का शौक था, वो मुझे जेल में ही हो गया। मैं अपने केस की तैयारी खुद करता था, इवन के सम टाइम मेरा लॉयर नहीं होता था, तो छोटे मोटे मामला कोर्ट में मैं खुद भी कर दिया करता था। उस चीज ने मुझे एक इनकरेजमेंट दी कि एक अंदर आपके वकील है। गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा चौधरी और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। नाज़रीन, गल्फ पाकिस्तान स्पेशल में आज हमारे मेहमान वो शख्सियत हैं जो पहले खुद तो कैद में थे, लेकिन आज वो लोगों को कैद से रहाई दिलवाते हैं। मैं बात कर रही हूँ जनाब राय मोहम्मद अयाज की, जो 8 साल कैद के दौरान उन्होंने मास्टर्स और ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की। अदालत ने सजाए मौत की सजा सुनाई, लेकिन आज वो एक वकील के रूप में हमारे साथ बैठे हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी जिंदगी के इस सफर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रिमशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सजाए मौत आपको सुनाई गई और आज आप एक वकील के रूप में बैठे हैं, क्या कहा? रिमशा, बेसिकली 2010 में एक मेरे पे फेक मर्डर केस की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, जिस केस में मुझे ये सजाए मौत सुनाई गई और अल्टीमेटली अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ हाई कोर्ट ने मुझे एक्विटल यानी बरी कर दिया और जो जुर्म मेरे पे एलिगेशन लगे थे उनको झूठा साबित कर दिया। अच्छा, आप पे 302 की दफ़ा थी, ठीक है, और ये बहुत बड़ा होता है कि आपको सजाए मौत सुना दी जाए, लेकिन उस दौरान आपको कैसे ख्याल आया कि आपको अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं होने देना? मेरा जो ईमान है ना रिमशा, वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको सोच भी नहीं देती जब तक सब कुछ सारे मामलात अल्लाह ताला की तरफ से ना हो। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने ही मुझे चूज़ किया और अल्लाह ताला ने मुझे एक आज एग्जाम्पल शायद बनाना था कैदियों के लिए भी, तो उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये डाला कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसमें मेरी फैमिली की सपोर्ट काफ़ी थी, मेरी वालदा की, मेरे छोटे भाई की, बिकॉज दे वर द विजिटर, ठीक है। और जो मैं उनसे डिमांड करता था किसी बुक की या किसी भी चीज़ की अपनी, हाँ जी, वो मुझे प्रोवाइड करते थे। तो ये बताइएगा, आपने बताया कि कैद में आप थे, तो कैद में तो बहुत तरह के लोग होते हैं जो कि जुराइम करके अंदर आते हैं, तो उनका कोई असर आपकी पर्सनालिटी पे नहीं पड़ा? रिमशा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, एक मिसकंसेप्शन है। 95% लोग शरीफ लोग होते हैं जो इम्प्लिकेट कर दिए जाते हैं केसेस में। यानी हमारा अलमिया ये है कि ऑफेंस एक बंदे ने किया होता है, पुलिस पूरे घर पे पर्चा दे देती है और फिर पूरे घर को अपनी बेलिंग करवाने के लिए वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी भी तरीके से पुलिस के अलावा तमाम दूसरे अदारे जो हैं वो फाइल को सेट करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस को बनाने के लिए इनोसेंट लोगों को भी जेल का, हाँ जी, जेल तक भेज देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो ये मिसकंसेप्शन जो है ये दूर होनी चाहिए। ऐसा भी बताइएगा कि जेल में आने से पहले, सजा से पहले आपका एजुकेशन स्टेटस क्या था? रिमशा, जब मेरे पे एफआईआर हुई तो मेरी उम्र 18 साल 3 माह थी, ठीक है। 18 साल से कम उम्र को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम डील करता है, यानी उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली 18 साल 3 माह होने की वजह से मुझे सजाए मौत हुई। और जो मेरा एजुकेशन स्टेटस था, उस वक्त मैंने एफए के एग्ज़ाम्स दिए हुए थे और मेरा रिज़ल्ट वेटिंग था। और वो चूँकि मैं जब पीओ था इस केस में, उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर कहते हैं, यानी इश्तिहारी मुजरम, एक भागा हुआ पुलिस से मुजरम, वो पेपर्स मैंने ड्यूरिंग पीओ टाइम दिए थे। हाँ जी, कि मतलब लोग केसेस की तरफ देखते हैं और मैं उस वक्त भी थोड़ा सा पढ़ाई के साथ अल्लाह ताला ने मुझे अटैच कर दिया कि नहीं, तुम्हारी डेस्टिनेशन जो है ना वो मैंने डिसाइड की है। तो जब आपने अपने इस नई सोच को आपने कहा कि मुझे से हकीकत का रूप देना है, आप तालीम की तरफ आए, तो कोई रुकावटें आपकी तरफ जेल की इंतज़ामिया की तरफ से आई हों? डेफिनेटली रिमशा, इस केस में मैंने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। अगर कोई बंदा ये कि आप देख लें, एक हमारी जो ऑर्डिनरी लाइफ है उसमें कितनी मुश्किलात होती हैं। अब ऑर्डिनरी लाइफ से आप टर्न कर जाएं कि आप जेल में हैं। जेल का मतलब ये है कि आप एक चार दीवारी में हैं और आपके एक्सेस में कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो इट वाज नॉट ईजी। एडमिनिस्ट्रेशन भी सम टाइम मेरे साथ नाराज़ हो जाती थी कि बेटा तू सानू की वक्त पाया है,
तो अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाला था मेरे लिए, अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की, इस तरह मैं पढ़ाई की तरफ आया। बेसिक ऐसा ही है। तो यार साहब चलो ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि आपका जो पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड था आपकी रसाई थी, लेकिन जेल में ऐसे भी लोग होते होंगे जो कि बिल्कुल ही एक आम से फैमिली बैकग्राउंड से आते होंगे और जो आपने जैसे कहा कि क्रिमिनल नहीं होंगे, तो वो लोग तो फिर इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। रिमशा देखें, जब बंदा जेल में जाता है ना तो सबसे पहले उसके लिए मुश्किल होता है किलिंग ऑफ टाइम, यानी टाइम को स्पेंड करना। लेकिन जो गरीब आदमी है ना, वो एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जिसमें वो अकेला नहीं फंसता, उसकी औलाद भी फंसती है, उसकी फैमिली भी फंसती है, ठीक है, वो सारे उसमें फंस जाते हैं और उनका निकलना कोई इतना इजी टास्क नहीं होता। वैसे आप देखें हमारे जो लॉयर्स हैं, ठीक है, समटाइम उनकी स्लैकनेस हो जाती है, समटाइम जुडिशरी अवेलेबल जजेस का ना होना, और इस तरह के सिनेरियो होते हैं, वो बेचारे स्ट्रक हुए रहते हैं। जब आप जेल में थे, आपने मास्टर्स और ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स आपने किया पॉलिटिकल साइंस में, जी जी, तो वकालत की तरफ आप कैसे आए? रिमशा देखें, बेसिकली जो वकालत का शौक़ था वो मुझे जेल में ही हो गया। कैसे कि मैंने लॉ की बुक्स जेल में मंगवाई, मैं अपने केस की तैयारी खुद करता था, अपने लॉयर के साथ कंसल्ट करता था, इवन के सम टाइम मेरा लॉयर नहीं होता था तो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो एम्पावर करता है एक्यूज को कि वो अपने केस को किसी हद तक डिफेंड कर ले। तो छोटे मोटे मामला कोर्ट में मैं खुद भी कर दिया करता था। उस चीज़ ने मुझे एक इनकरेजमेंट दी कि आपको वकील एक अंदर आपके वकील है। फिर जब मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को थॉरोली देखा तो मैंने इसके लूप होल्स को भी देखा और फिर मैंने ये भी देखा कि सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैं किसी हद तक ये कहने का हकमंद जानब हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद मुझे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पहले प्रैक्टिकली दिखाया, फिर उसकी थ्योरी करवाई। ऐसा आपने जो ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, वो जेल में अपने उसमें तालीम हासिल की, तो वहाँ का क्या सिस्टम है, किस तरह से पेपर्स दिए जाते हैं, किस तरह से आपको बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं? रिमशा, सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट है जेल में, आपने खुद पढ़ना, ठीक है। देयर इज़ नो एनी टीचर, नो एनी मेंटोर कि आपको उसने आके सिखाना, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो आपने एडमिशन्स वगैरह भेजने हैं वो आपने अपने पल्ले से भेजने हैं, आपने जो बुक्स ख़रीदनी है वो आपने अपने पल्ले से ख़रीदनी है। बाइट से टीम मेरा पेपर लेने आती थी और मेरे जेल के अंदर पेपर होते एंड 4 बंदे मेरी निगरानी पे होते थे और मैं अकेला पेपर देने वाला होता था। 18 साल की उम्र, सजाए मौत सुनाई जाना, वो जो कहते हैं कि पेन टूटना, वो क्या एहसास थे आपके उस टाइम, क्या फील आपको हुआ? रिमशा देखें, वो पेन टूटने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं होता, लेकिन अब जब एक शख्स है वो कोर्ट में खड़ा, कटहरे में खड़ा है और जज अपनी सीट पे बैठा है और वो कहता है कि आपको मैं सजाए मौत सुनाता हूँ। वो सजाए मौत इसी तरह ही है जैसे उस शख्स के अंदर से रूह को खींच लिया जाए, ठीक है। तो वो फीलिंग्स जिस पे बीतती है ना, वो ही जानता है, वो अल्फाज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मैंने देखा अपने साथ मेरे जो को एक्यूज थे, मेरे वालिद साहब, चाचू, हमारा एक गनमैन, ठीक है, मैंने देखा कि इंसान ख्वास बाख्ता कैसे होता है, इंसान अपनी सेंसेस को कैसे खोता है। वो जो आपके उस टाइम पे जज्बात थे, अगर आप उनको अपने जहन में लेके आए, उसको 1 या 2 अल्फाज में कहें तो क्या अल्फाज थे? मैं ये कहूँगा दैट वाज जस्ट अ ट्रेजिक सिनेरियो कि आप हॉरर मूवी का डर तो और होता है, कभी किसी ने सोचा नहीं है कि मौत का डर क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिसाइडेड नहीं है कि आपने किस दिन मरना है, आपने डे टू डे मरना है। जो सजाए मौत के जो कैदी उनका बैरक अलग होता है और दूसरों का क्या फ़र्क है इसमें? मैं मेजरमेंट अगर आपको बताऊं तो ये समझ लें कि कोई 10 फुट मतलब उसकी लंबाई होगी और कुछ 6 फुट उसकी चौड़ाई होगी। इसको कहते हैं काल कोठरी या सजाए मौत का सेल। बहुत मुश्किल टाइम था, अल्लाह ताला ने फिर भी मेरे पे मेहरबानी की, चूँकि वी वर फैमिली मेम्बर्स, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें सिर्फ एक मखसूस सेल जो था वो अलॉट कर दिया गया जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और B क्लास कैटेगरी जो है वो थोड़ी सी प्रोवाइड कर दी गई।
ड्यू टू माई एजुकेशन। इतनी सी प्रीमिसेस के अंदर आपने ज़िंदगी के साल गुजारने हैं। तो जब इंसान पे बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसके करीबी लोग जो होते हैं उनका रवैया बदलता है, वो साथ छोड़ जाते हैं। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? इम्पॉर्टेंट तरीन ज़िंदगी का सवाल आपका। मैंने चेहरे के तासुरात बदलते देखा है, मैंने दरवाज़ों का बंद होते देखा है, मैंने देखा है कि आपकी चीज़ है पर आपकी एक्सेस में नहीं है, ठीक है, आपका हक है लेकिन आप नहीं जता सकते। देखिए, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, अगर आप किसी के दिल में जगह नहीं ना बना सकते तो आप कहीं भी जगह नहीं बना सकते। बेशक। आप जेल को जो है वो अगर आप देखें तो क्या कहेंगे कि जेल क्या है, क्या मकसद क्या है जेल का? जेल तमाम यूनिवर्सिटीज़ से बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये बताइएगा कि आगे आपके क्या गोल्स हैं जब आप केस से निकले हैं, और जैसा आप देखिए जो जेल की ज़िंदगी आई है तो आप उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? रिमशा, मैं प्रिजनर्स के लिए काम कर रहा हूँ, उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले जो डिज़र्विंग प्रिजनर्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केसेस कंटेस्ट करता हूँ। दूसरा, हमारे लॉयर्स कम्युनिटी में हमने एक कमेटी बनाई हुई है जो दियत और इस तरह के मामलात में हम लोग आपस में म्यूचुअल फंडिंग इकट्ठी करते हैं और उन कैदियों को रिहा करवाते हैं, उनके फ़ाइन वगैरह देते हैं। अयाज साहब, आपको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई और आप आज रहा हुए, तो ये आपको रहाई कैसे हासिल हुई? बेसिकली हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया और उन्होंने कहा कि जो एलिगेशन आप पे लगे हैं वो प्रूव नहीं होते, ठीक है। इस तरह मैं बाइज़्ज़त बरी होने के बाद रिहा हुआ। देखने वाले बहुत से नौजवान जो होंगे जो कि जुराइम कर देते हैं या वो गलत तरीके से फंस भी जाते हैं, देखने वाले को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से आप वक्ती तौर पे किसी को हासिल कर सकते हैं, पैसा हासिल कर सकते हैं, किसी को डिटेन कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं। परमानेंटली के लिए आपको ग्रेजुअली ही चलना पड़ता है और फिर ही आप किसी नतीजे पे पहुँचते हैं। जी, बहुत शुक्रिया यार साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो पाकिस्तान को दिया। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि किताबों में वो दर्ज ही नहीं था, सिखाया सबक जो ज़माने ने। अयाज साहब की ज़िंदगी को आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, ज़िंदगी में बहुत कुछ आया, हालात बदले, वक्त बदला, लेकिन अगर आप कुछ करने की ठान लें, आप ये कहें कि मुझे ये करना है, अपनी मंजिल को हासिल करनी है, तो इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। अभी के लिए अपनी मेज़बान रमशा चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए गल्फ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।